राधे राधे, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग टीयर 2 स्टार्ट करेंगे। टीयर 1 का जो है सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो टीयर 2 का जो है पेपर 14/12/2023 को हुआ था, जो कि आपको PRT 1 से 5 का जो है सवाल दिखेगा, ठीक है। इसमें जो है जीके जीएस पोर्शन हो वो कराते हैं, और मैथ एंड रीजनिंग का सारा सेपरेट वीडियो प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी देर है, थोड़ा सा प्ले लिस्ट अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का जो है प्लेलिस्ट भी बन रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो। और ये जो है शिफ्ट वाइज ही ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो, जैसे 6 to 8 का भी मिलेगा, फिर है 6 to 8 यानी कि शिफ्ट वाइज 9/12/2023, यानी कि परीक्षा तिथि ये जो है शिफ्ट वाइज सारा है, ठीक है। तो इस तरह से मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज जो चलेंगे ये वाला स्टार्ट करेंगे, 14/12/2023 को परीक्षा हुआ था, उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पेपर, ठीक है। इसमें जो है 14 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था। ये PRT TR2 का है। तो इसमें जो है इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क होता है। सभी को पता है कि इंग्लिश और हिंदी 30 मार्क का होता है, ठीक है। जिसमें आपको हिंदी जो है 22 नंबर का और इंग्लिश 8 सवाल रहेंगे, जो कि आपको 30 में से 9 मार्क क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। तो ये आप जो है इंग्लिश का सेपरेट, यानी कि आशा करता हूँ कि आप लोग जो है पेपर कर लोगे, नहीं तो आप कमेंट में कीजिए, इसका भी हम अलग से प्लेलिस्ट हिंदी इंग्लिश का बना देंगे। इसमें तो फिलहाल अभी हम लोग जीके जीएस करेंगे, ठीक है। जीके जीएस का पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से करते हैं, ठीक है। तो 30 सवाल हम लोग स्किप करते हैं, चलिए। हाँ चलो, 30 सवाल में अगर कुछ इसमें दिख जाए, साइंस वाला नहीं, हिंदी ही दिख रहा है, ठीक है। चलिए सामान्य जनरल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, दिक्कत ना हो किसी को। ये आ गया जूम आउट पे। दोस्तों कह रहा है कि व्युत्क्रम, ये यहाँ पे मैथ आपको कह रहा है कि ये क्योंकि 47 से इसलिए स्टार्ट हुआ कि 1 से 30 तो वो क्या था, हिंदी इंग्लिश था, और जो 30 से 46 तक ये मैथ था। और हम लोग मैथ एंड रीजनिंग का जो है क्या कर रहे हैं, सेपरेट अलग से उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी करना, हाँ ठीक है। यहाँ पे तो हम सिर्फ अभी जीके जीएस, तो ये 47 से स्टार्ट होता है जीके जीएस। कह रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सट्रैक्शन में कोक। ये धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में किसके रूप में, ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। और ये कोक जो होता है एक प्रक्रिया है जो कि अपचायक के रूप में होता है, और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, घरेलू ईंधन के लिए होता है। और साथ ही साथ जल गैस और प्रोड्यूसर गैस का भी निर्माण कौन करता है, किसके सहयोग से होता है, कोक के सहयोग से। तो कोक जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 98% होता है, ठीक है दोस्तों। और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और जलने पर बहुत ही कम धुआं उत्पन्न करता है। तो कार्बन कोयला का जो है आप जो है और बताइए, ठीक है। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और कौन, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन, ये देखिए इसके पहले यानी कि टीयर 1 में भी ये सवाल किया गया है, शिफ्ट 1 में आप देखिएगा, ठीक है। तो प्रिज्म से सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश, जैसे आप लोग पढ़ेंगे VIBGYOR, नीचे रेड होता है, ऊपर वायलेट होता है, बैगनी होता है। तो इसमें रेड दिया गया नहीं, तो ऑप्शन से वायलेट के साथ जा सकते हैं। ये हमेशा जो होता है अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। चलिए अब जो है इसका डिटेल से सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसलिए कि जो है सवाल रिलेट अगर अगला बार पूछ दिया जाए इससे, तो आप जो है रिलेट करके आंसर अगला सवाल सोल्व कर सकते हो। जब श्वेत प्रकाश इस तरह से प्रिज्म है, ठीक है। अब इस पे जो है श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ से जो होता है ये इस तरह से जो है, हाँ ठीक है, प्रिज्म से होकर बिखरता है, तो अपने 7 रंगों घटक के विभक्त हो जाता है। इस 7 घटक रंग के प्रकाश में से बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा तथा लाल रंग का प्रकाश अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसीलिए तो ये यानी कि जब आप लाइट रेड लाइट मतलब वो करें, जैसे ट्रैफिक वाले में यूज होता है रेड का,
क्यों? क्योंकि जो है इसका अपवर्तनांक कम होता है लाल का, और बैगनी का हो जाता है लाल अपवर्तनांक जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बैगनी का प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैगनी का रंग का प्रकाश होता है। तथा बैगनी रंग के प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलन भी प्रदर्शित करती है, जबकि लाल रंग के प्रकाश किरण सबसे कम विचलन प्रदर्शित करती है। इसलिए तो दूर से भी रेड लाइट दिख जाता है, अगर ये विचलित हो जाता तो दिखता नहीं। और हाँ, एक बात, जब एलईडी लाइट आप लगाते हो तो वायलेट कलर का देखिए, उसका जो ज़्यादा यूज होता है दीपावली में। क्यों? क्योंकि जो होता है इसका विचलन कम होता है, विचलन ज़्यादा होता है, इसलिए तो ज़्यादा फैलाव करता है ना घर पे, ठीक है, डेकोरेट करने के लिए। समझ में आ गया? अच्छा, अगला सवाल कह रहा है दोस्त कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा की माप होता है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है दोस्त। आइए, कह रहा है अगला सवाल, माचिस, सभी को पता है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? फॉस्फोरस होता है भाई, सभी को पता है, ठीक है। अब अगला सवाल इधर चलेंगे ना, 50 सवाल हो गए, 51 के पास चलता हूँ। चलिए, 51 मेथनॉल से आ गया। माचिस की डिब्बी वाले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाला सतह पर जो मौजूद रासायनिक घटक होता है वो लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ, यानी बारीक मतलब समझते हो, छोटा छोटा, यानी कि बहुत ही महीन महीन टाइप का पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस होता है और कांच का पाउडर होता है, और यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और ज्वलनशील पदार्थ भी होता है। जब माचिस की तिल्ली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है और इसी घर्षण व गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली जो है मौजूदा पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब माचिस की तिल्ली में क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड, और जो जिस पे रगड़ा जाता है उस पे वो क्या होता है? फास्फेट होता है, फॉस्फोरस होता है, और कांच का पाउडर होता है, मिक्स होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो तिल्ली में होता है वो पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है, इसके कारण जो है अग्नि की लौ की उत्पन्न हो जाती है, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया? चलिए 51 सवाल चलते हैं। कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए यानी कि सुटेबल फॉर अल्कोहलिक बेवरेज? तो अल्कोहल में एथनॉल होता है, अगर मेथनॉल हुआ तो आदमी एक्सपायर कर जाता है, ठीक है। नहीं सुनते हैं कि शराब पीने से वो मौत हो गया, कितने की मौत हो गई, तो वो मेथनॉल, हालांकि वो मेथनॉल ही पीता है, ठीक है। अब शराब जहरीली भी हो जाती है, कैसे? एथनॉल से वो मेथनॉल में हो जाता है। आइए, एथनॉल जो होता है एथिल अल्कोहल उसे कहा जाता है, रासायनिक नाम C2H5OH होता है, जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जा सकता है। और इसमें स्टार्च की मात्रा जो होती है बहुत ही अधिक होती है, और इथेनॉल का उपयोग जो है पीने के लिए शराब के रूप में होता है, और मेथनॉल तथा हेक्सनॉल जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, ठीक है। मेथनॉल का अणुसूत्र CH3OH होता है, जिसे अल्कोहल या कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है तथा अत्यंत विषैला होने के कारण पीने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है मेथनॉल का, ठीक है। 52 सवाल क्या कह रहा है दोस्त? 52 देखिए, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो ये हो जाएगा उसकी कैलोरी मान पे डिपेंड करता है। अब कैलोरी मान पे ईंधन क्षमता तो डिपेंड करता है, तो सबसे पहले चलते हैं कैलोरी मान के संदर्भ में यह व्यक्त किया जाता है, कोई भी ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे कि ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वह इस ईंधन की दक्षता कहलाती है। और ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में पाया जाता है जो कि 1 किलोग्राम ईंधन की
दहन पर उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्त। और ईंधन की दक्षता मापने की इकाई क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम। क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम। ये समझ में आ जाए। ठीक है। कैलोरी मान ये जो होता है यूनिट मापने के लिए होता है। ठीक है दोस्त। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल चलेंगे हम लोग 53 के पास। ठीक है। हाँ, ये हो गया। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत। देखिए फिर से सवाल रिपीट हो रहा है। ट्री 1 में पूछा गया था, 1 to 5 में फिर से। इसलिए कहते हैं बार बार कि प्रीवियस ईयर आप देख के जाइए, फिर से अगला बार में रिपीट होगा। 3 वाले तो ट्री 3 वाले 2 वाले पूरा जब देख के जाइए वीडियो। ठीक है। तो खाने में डिब्बों की जस्ता के बजाय टीन की परत, क्योंकि जो होता है जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टीन होता है। ठीक है। रिएक्टिविटी वाले चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है। 10th में मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़े होंगे। ठीक है। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन धातु की परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो होता है धातु टीन धातु की अपेक्षा अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है। और यह भोजन में उपस्थित अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके भोजन को दूषित या जहरीला भी बना सकता है। इसीलिए यह इसके लिए अनुपयुक्त मानी जाती है जिंक। यही कारण है कि टीन धातु की अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण ही खाने के डिब्बों में या फिर बर्तन के जिंक के बजाय टीन धातु परत चढ़ाई जाती है। समझ में आ गया दोस्तों। अगला सवाल 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ये ड्रिप प्रणाली जो है अभी कृत्रिम रूप से पानी देने का प्रक्रिया है। और ये पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां निम्नतः कौन कौन है? तो खंदक प्रणाली, मोटर सिस्टम, चैन पंप प्रणाली, ये सब तो परंपरा है, पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। ड्रिप पद्धति तो अभी आया है। अब देखिए कौन कौन सा पारंपरिक विधियां हैं। खंदक प्रणाली, चेन पंप, डेकली। डेकली समझते हो? जैसे यहाँ पे कुआं रहता था, किनारे किनारे बैल लगा दिया जाता था और इसमें से एक बाल्टी लटका दिया जाता था। बैल ऐसे खींचता था, रस्सा ऐसे यहाँ पे मुड़ता था, बाल्टी होके ऊपर इधर खेत में चला जाता था। ठीक है। रहट तथा मोट प्रणाली, धुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली, ये सब जो है पारंपरिक सिंचाईगत है। ठीक है भाई। अगला सवाल जाने से पहले जो है थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन पिछला जो है करते रहिएगा। ठीक है दोस्त। देखिए सवाल जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप जो थोड़ा सा गलती किए तो बीपीएससी 1-2 नंबर से आप अगर गए छूट रहे हैं, 1, 2, 3 में छूट गए हों, तो ये जो है बहुत ही अच्छा मौका है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 जोड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य के गुर्दे की बात की गई, यानी कि ह्यूमन किडनी। अब ह्यूमन किडनी में तो 1 पेयर ही होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण सामान्य होने वाले गुणसूत्रों की जो लिंग होता है वो गुणसूत्र कहलाते हैं। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी होती है? 23, यानी कि 46 गुणसूत्र, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े का गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग। अब ये 22 जोड़ी दोनों में तो सेम होते हैं। ठीक है। एक्स 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 एक्स। और ये 23वां जोड़ी का खेल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये एक्स है, ये वाई है, यानी कि एक्स महिला है, वाई पुरुष है। तो महिला में रहता है एक्स और एक्स। अब बाई में यानी कि पुरुष में रहता है एक्स और बाई। एक्स एक्स दोनों मिलता है, यही दोनों मिलता है क्रोमोसोम, तो ये लड़की पैदा होती है। और एक्स बाई मिलता है, ये दोनों तब लड़का होता है। ये तो समझ में आ गया। देखिए पुरुष यही समझाया गया। तो इसमें दोष जो होता है लड़का का होता है। ठीक है। अगर किन्हीं का लड़का नहीं हो रहा है तो महिला को आप जो है गलत नहीं ठहरा सकते हो। इसमें महिला का कोई भी अध्यारोपण यानी कि गलती नहीं है। अब मानव कान की यानी कि मानव की जो श्रवण शक्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अच्छा, ये लेस देन 20,000 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज वाले कौन सुनेंगे भाई? तो जब आप चमगादड़ को देखते होगे, ठीक है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव भी सुन लेता है। चलिए बात करते हैं, ये ध्वनि जो होता है साउंड किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अच्छा, ये स्पीड यानी कि लाइट क्या है? लाइट की बात करते हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव है।
ट्रांसवर्स वेव है। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही क्यों कहलाया, इसे मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। मैकेनिकल वेव को एक क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए साउंड जो है निर्वात में, वैक्यूम में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो होता है निर्वात में कोई भी मीडियम माध्यम नहीं होता है कि आपको आवाज़ को पहुँचाया जाए। लेकिन लाइट जो है वैक्यूम में भी काम करता है, ठीक है, निर्वात में भी। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक तरंगे नहीं है, यह एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है दोस्त, अनुदैर्घ्य तरंगे और ट्रांसवर्स वेव को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, इतना ख्याल आ गया। अब जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनके श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है, जो कि मानव के कान इन ध्वनियों को अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से सुन सकते हैं। अर्थात मानव कान की जो है श्रवण के प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 की हर्ट्ज तक ही होती है। अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुनाई देने लगा तुमको, तो यह जो है तुम्हारे कान के लिए ठीक नहीं है, इलाज करवाओ। चलिए 57 सवाल आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो हाईएस्ट एनर्जी किसमें होती है भाई? ब्लू, रेड, येलो, और एक ऑप्शन है क्या, ब्लू, रेड, येलो। ब्लू, रेड, येलो, यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। ब्लू, रेड, येलो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा येलो कलर। ठीक है, किसी तरंग की ऊर्जा का सूत्र उस पे डिपेंड करता है, जैसे ई हो गया यहाँ पे एनर्जी, एच क्या पे हो गया, प्लैंक्स ने था, प्लैंक्स कांस्टेंट, भी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, सी क्या हो गया, प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी। अच्छा, उपयुक्त दिए गए श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में से नीले रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश एवं पीले रंग के प्रकाश की तुलना में कम होती है, जो कि, ठीक है दोस्त, 450 से 400 मिलीमीटर तक, नैनोमीटर तक होती है। यह स्पष्ट है कि नीले रंग के प्रकाश की तरंग की ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी कि ब्लू वाला ज़्यादा होगा। ब्लू वाला ऐसे भी किंगडम रंग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 58 सवाल चलते हैं, यानी कि 58 पे पहुंच गए हम लोग। कह रहा है कि पेंसिल लेड बनवाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। अब लेड, पेंसिल लेड में करंट जाता है कि नहीं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, आप बताइए। सवाल भी किया गया है, ठीक है। लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और ये ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक क्या है, अपरूप है, और इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधन, समझते हो, सहसंयोजक कोहेसिव बंधन होता है, कोहेसिव यानी कि सटे सटे कण होते हैं। तो इसमें ज़्यादा मोर कोहेसिव, लेस कोहेसिव, दूर रहे हैं तो, और गैस में तो और भी बहुत ही कम सा संयोजक बंधन होता है। ये आपस में कार्बन अणु जो होता है बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसकी उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। तो ये जो होगा ग्रेफाइट होगा, इसको जो है परमाणुओं में बंधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, इससे जो है सवाल आपको अगले से यानी कि T4 या 5 में पूछ लेगा। अच्छा, प्रकाश की किरण दर्पण पर यदि 30 डिग्री के कोण आपतित होती है, यानी कि इंसिडेंट क्या हो गया, आपतित किरण समझते हो, जैसे यहाँ पे है तो ये आपतित किरण हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। अगर इस पे इंसिडेंट रे के जगह अब परावर्तित किरण दे, ये परावर्तित किरण हो गया, है ना, आपतित होती है तो परावर्तित किरण का होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला होता है। तो कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो अच्छा, प्लेन मिरर की बात किया गया, तो सभी को पता है कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है, यानी कि इंसिडेंट रे ये अभिलंब से 30 डिग्री पे ये बना रहा है, तो परावर्तित कोण भी क्या बनाएगा, 30 डिग्री ही बनाएगा दोस्त, ठीक है। तो उस फॉर्मूला सभी को पता होगा, आई बराबर ये, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए अब सवाल जो है हम लोग 60 नंबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग जो है लाइक
कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर बताएं। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? कर्मानुकुचन। देखिए फिर से वो सवाल जो है रिपीट हो रहा है, ट्री 1 का भी सवाल। आप विश्वास नहीं है तो देख सकते हो, ठीक है। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार के गति कर्माकुचन कहलाती है। और ये गति जो होता है मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती ही रहती है, जिसके द्वारा जो होता है मानव के द्वारा जो भी खाया पिया गया होता है वह निरंतर आगे की ओर अग्रसरित होते रहता है, ठीक है। और जिसमें हम लोग को ब्लड वाहिकाएं तथा श्वसनिकाओं में इसी प्रकार की गति भी संपन्न होती रहती है, ठीक है। अब आइए 61, बहुत ही बढ़िया सवाल। मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है? यानी कि भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। फिर से आ गया भाई, पोन्स मेडुला सेरेबलम हो जाएगा। ये ट्री 1 में फिर से पूछा गया था और ट्री 2 में फिर से ये सवाल आ गया। देख रहे हो 5 सवाल 6 सवाल रिपीट हो चुके हैं दोस्त, इसलिए कराऊं कि जो है प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही है। मानव का मस्तिष्क अग्र मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। यह अनुमस्तिष्क को सेरेबलम, पोन्स को तथा मेडुला पीछे वाले भाग पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला मानव मस्तिष्क का वैसा भाग होता है जो इनवॉलेंटियर यानी कि अनैच्छिक, जैसे छींकना, ये आपकी बस की बात नहीं है। यानी कि कब आ जाए, अब जैसे पलक झपकाना, जैसे कोई आँख से ऐसे आपको सामने से गुजरता है तुरंत पलक झपक जाता है, हृदय का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अगर ये सब आप पे कंट्रोल करने लगे तो आप तो आदमी खत्मे हैं। हृदय के धड़कन, रक्त दाब को नियंत्रण, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार, उल्टी, ये सब जो है कौन करता है भाई? मेडुला, है ना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कितना अच्छा अच्छा सवाल इसमें मिल रहा है दोस्त, ठीक है। फिर से आ जाओ 62। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न कौन करता है? रोलिंग। सभी को पता है स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लैडिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के फास्ट ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये वस्तु यहाँ पे रुका हुआ है और कुछ जो है पृथ्वी के पैर से ही चल रहा है, यानी कि वजन है। अब ये स्लाइडिंग है स्केटिंग के रूप में, यहाँ पे पैर से जुड़ा हुआ है। स्केटिंग समझते हो, बर्फ पे जब ऐसे ससरते हो। अब रोलिंग क्या होता है? फुटबॉल, ये तो रोल करेगा तो इसमें घर्षण बहुत ही कम लगेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन सभी को पता है, ये सीटेट का फेवरेट सवाल है दोस्त, समझ लेना। सोच लो सीटेट से भी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा बताओ कौन कौन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट जो है सीटेट भी कर रहा है और स्टेट के भी जो है बेटिंग में है और बीपीएससी भी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। वैसे लोग कमेंट करेंगे और प्ले लिस्ट सीटेट का जो है चेक कर लेंगे, वहाँ पे साइंस और मैथ हम लोगों ने करा रखा है। चलिए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन अभी बनाए गए हैं? आ गया करेंट अफेयर, तो इसे फटाक कर लेते हैं या फिर छोड़ दे, करेंट अफेयर छोड़ ही देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, मिड डे मील आ गया यहाँ से, अब जो है आपका सरकारी स्कूल से ये भी योजना वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिड डे मील योजना पीएम पोषण योजना अब कर दिया गया है नया नाम, ठीक है। तो अच्छा, जल जीवन की मिशन के लिए सकल बजट कितना लगाया गया था? 70,000 करोड़। ये सब जो है पॉलिटिकल थोड़ा हो जाता है तो पूछ लिया जाता है। अब बीपीएससी ट्री 4 के पहले जो है, यानी कि बाद में भी इलेक्शन हो सकता है, तो आप जो है ज़्यादा ही ध्यान दीजिए। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन, फिर से करेंट अफेयर, यानी कि इनमें थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में हुआ था, इसमें बिहार के गोपालगंज दिया ही नहीं है, ठीक है दोस्त। ये सब भी आप जो है पढ़ते रहिएगा। बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? तो मैथिली ठाकुर है ना, मैथिली ठाकुर। चलो ये सब बना दोगे। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शेखर जोशी। अच्छा, मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ, कौन होंगे भाई? शेखर पाठक, शेखर जोशी। हाँ, ये शेखर पाठक होंगे, हम जोशी कह रहे हैं ना, शेखर पाठक ही होंगे। अच्छा, इससे पहले भी कोई सवाल है क्या करेंट अफेयर के छोड़कर? हाँ भाई हैं, क्लस्टर
आधारित गांव विकास योजना का नाम क्या है? देखो योजना वाले कितने सवाल आ रहे हैं, देख रहे हो? तो ये सब योजना वाला आप लोग ध्यान से जब देख के जाइएगा करंट अफेयर। कह रहा है कि क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूबर मिशन। आइए देखते हैं द चिपको वाला जो था मूवमेंट। ये चिपको वाला जो द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक शेखर पाठक, वो इतिहासकार हैं वन संरक्षण, द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को वर्ष 2022 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपये व एक ट्रॉफी। तो कितना लाख रुपये? अगर अगला सवाल आ जाए कि कितना लाख रुपये दिया गया था, तो 15 लाख रुपया। ठीक है दोस्त, कुछ भी पूछ सकता है। ब्रेन लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को प्रत्येक ब्रेन लिपि दिवस मनाया जाता है। यह ब्रेल लिपि की खोज करने के लिए किसको जाना जाता है? लुइस ब्रेल को जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको मनाया जाता है ब्रेल लिपि दिवस। 75 कह रहा है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो भारत गौरव पर्यटक फिर से आ गया वही भाई, अभी करेंट अफेयर ही चल रहा है। ज्ञात डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य, देख रहे हो करेंट अफेयर। बहुत ही अच्छे हैं करेंट अफेयर। चलो यहाँ से करेंट अफेयर नहीं है। सूर्य क्या है? एक तारा है, लाल तारा, लाल तारा, लाल तारा है, लाल तारा, लाल तारा, होई होई लाल तारा, होई होई लाल तारा, होई होई होई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बीच बीच में करते रहना चाहिए, ठीक है? सीरियस हमेशा रहोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, सूर्य भी आएगा, चांद भी आएगा। पढ़ाई कर ले, नौकरी ले ले सरकारी। मनुष्य, ये सूर्य एक पीला तारा है। पीला तारा, हम लोग लाल तारा बोल रहे हैं भाई। सूर्य पीले देखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कमाल होता है और आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती है। वायुमंडल से गुजरने के कुछ कारण चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती है, जिसे सूर्य की रोशनी। अच्छा, हम देखो कितने भाई लोग जो हैं लाल तारा लगाए थे। लाल तारा किसे कहा जाता है? मंगल को, मार्स को। ये हो गया सूर्य एक पीला तारा है, ठीक है? देख रहे हो? सारे को सारे कंफ्यूज हो गए। कोसी मैदान फिर से आ गया। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी मैदान में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300। ये फेमस सवाल है BPSC का, ठीक है? फेवरेट सवाल है। 300 मीटर, यानी कि यह कोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ रहता है, ठीक है? और ये नदी भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलकर भारत के पूर्वी प्रांत बिहार में बहती हुई और अंत में कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे कोसी नदी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना मापा गया? 300 मीटर। और कोसी नदी जो होता है प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भी बिहार में तबाही मचाती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। देख रहे हो विनोद? नहीं देख रहे हो, कोई बात नहीं, मत देखो। चलो, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र बताओ। भाई ये फेवरेट सवाल है। सेंट्रल एशिया हो सकता है, ठीक है? अच्छा बताओ क्या होगा भाई? मैं तो सेंट्रल एशिया के साथ जाता हूँ। ओ भाई, अफ्रीका आ गया। जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है और अफ्रीका महाद्वीप मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसिन युग के अंत में अनुमानित की गई है, जो कि हर्टी प्रथम, द्वितीय और लेवेंटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर। देख रहे हो कितने बड़े शोधकर्ता समझते हो, जिन्होंने पूरी जिंदगी गंवा दी। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो ये एक्वाकल्चरेशन कहलाता है भाई। देख रहे हो विनोद? एक्वाकल्चरल। बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में भाई। यहाँ पे गया हो एग्जाम देने BPSC का, ठीक है? बेगूसराय में देखो 1964 में जो है तैयार किया गया था, स्थापित किया गया था। ये बरौनी तेल शोध कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन भी वही है, ठीक है? तो याद रखना क्या? बेगूसराय।
बेगूसराय बेगूसराय बेगूसराय। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो टिहरी वाले आ जाए भाई, तो ये साम्यवादी विचारधारा से है। टिहरी बांध जो है परियोजना साम्यवादी विचारधारा पोजवलिज्म से संबंधित है। अब ये क्यों है? क्योंकि जो है मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ है जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात के समर्थन करता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशीलता शक्तियों जैसे बहता जल, प्रवाहित मिट्टी, वनस्पति एवं स्थायी शक्तियों का जो है भरपूर प्रयोग किया है। अब ये जो है कहानी कहाँ से निकल के आता है? तो ये प्रतिपादी एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे लुसियन फेरो ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। और उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध था। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का हस्तांतरण कृषि है? पोडू। समझ रहे हो? फिर से आ गया ये वाला सवाल, कितना बार रिपीट होगा, हर शिफ्ट में ये रिपीट, जितना शिफ्ट कराए हैं इसमें सब में आया है पोडू। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हम झूम की खेती काट कर फसल जो है 3 साल के लिए छोड़ देते थे, और हल अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम लिखाया जाता है इसका। जैसे मध्य प्रदेश में देखो बेबर और दहियारा, पेंडा देखो महाराष्ट्र में कहा जाता है। तो ये सब जो है बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं और बार बार आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है दोस्त। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहा जाता है। यार भाई ये सवाल आ जाए तो पहले ही स्किप कर दो, क्योंकि बनने वाले से है नहीं ये सब सवाल, और मैं तो छोड़ने वाला हूँ। बलूचिस्तान में चालवासी का तंबू क्या कहलाता है? देख लो, बलूचिस्तान की बात कर रहा है। आप बलूचिस्तान को मैं क्या, यानी कि ये तो करेंट अफेयर से रिलेट कर दे सकते हैं। तो बलूचिस्तान में चालवासी यानी कि खाना बदोश, जहाँ बंजारा कहते हैं यहाँ के, तंबू किजसी कहलाता है। क्या कहलाता है? तंबू किसी खाना बदोश के रूप में, उन लोगों के रूप में परिभाषित होता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय अलग अलग जीवन व्यतीत करता है अलग अलग स्थान पे जाके। देख रहे हो, इसे बंजारन कहते हैं। मेरे बंजारन रास्ता देखे कब आएगा, मेरे बंजारे सरकारी नौकरी लेकर शिक्षक बनकर। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये कहाँ हो जाएगा? रेशमा कहाँ की थी? भागलपुर की। रेशमा कहाँ की थी? भागलपुर से। ऐसे याद रखिए, बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह जिला जो है रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है, और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। देख रहे हो विनोद? अच्छा 88 89 के नहीं, 88 86 हुआ था, 86 हो गया था भाई। देखो अब 89 की तरफ पढ़ रहा हूँ। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या हुआ है? तो ये बढ़ा है। अच्छा, जनसंख्या घटा है लेकिन मानव अनुपात की भूमि अनुपात जो बढ़ते गया ना भाई। देखिए, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। ठीक है, मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जैसे देशों की जनसंख्या की तुलना में उन देशों के जनसंख्या घनत्व के अनुपात के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इतना डिटेल से जाने का है नहीं, सवाल आए तो छोड़ देना। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, हर सवाल का जवाब नहीं है हम लोगों के पास, अब उतना कर भी नहीं सकते हैं। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो, अब ये फसल वाले भी आप लोग याद करना पड़ेगा कि कौन सा जिला में कौन सा फसल सर्वाधिक होता है भाई। तो बिहार वाले तो आपको तो पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में लीची भी होता है और मक्का का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और ये मक्का कुल उत्पादन के मामले में जो होता है देश में, बिहार दूसरा स्थान पर आ जाता है, और फर्स्ट स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह से भी पढ़ सकते हो भाई। देख रहे हो, लेवल देखो सवाल का। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह के किस स्थान से संबंधित हुए थे? तो जगदीशपुर से थे, आरा जगदीशपुर वहीं से। ठीक है, उनके भाई का नाम क्या था बताओ? अब देखियो, ये सवाल आपसे जुड़े हुए हैं
जब आपसे कहा जाए कि 1857 के विद्रोह के नेता किस केंद्र से जुड़े हुए थे, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर। नाना साहेब कानपुर से, जनरल वक्त खान दिल्ली से, और बेगम हजरत महल लखनऊ से, तो रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी से थे। तो इन लोग जो थे महान, यानी कि जो है 1857 में नेता थे, विद्रोह नेता। ठीक है दोस्त। 1800 यानी कि 1976 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये देखो फिर से रिपीट सवाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कह रहे हैं ना कि कितने रिपीट सवाल, 15 तो लगभग रिपीट हो चुके हैं ट्री 1 से। ट्री 2 में पूछा गया सवाल। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कटलकत्ता यानी कि कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, जिस समय वह गर्म दल में नेता माने जाते थे। और एसोसिएशन का यह उद्देश्य था कि शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना और समान राजनीति के महत्वाकांक्षों के आधार पर जो है वर्गीकरण करना था। ठीक है, गर्म लोहे के थे सब भाई, तभी तो नरम गरम मिल के जो है भारत को आज़ाद करवाए थे। अब देखिए और अच्छे बेस्ट सवाल मिलेंगे। ठीक है, आइए देखिए ये लाजवाब सवाल है भाई। कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? तो अल हिलाला। फिर से रिपीट सवाल, कह रहे हैं ना कि ये 17वां सवाल रिपीट हो गया आपके सामने। अब ये जो है आपको पत्रिका और उनके संपादक याद रखना होगा। कह रहा कि अल हिलाला कौन लिखे थे? अब्दुल कलाम संपादक थे। कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, जमींदार के संपादक मौलाना जफर अली खान, बंगाल गजट के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य। देख रहे हो, ये सब आपको जो है ध्यान रखना होगा। कह रहा है कि 95 सवाल कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए पुस्तक का नाम और उसके लेखक, जो कि इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुस्तक और लेखक। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टू वर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मेरी इक्वाइन कविताएं कौन लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है दोस्त, देख रहे हो सवाल कितने अच्छे हैं, और सवाल का वेटेज भी एकदम बहुत ही धांसू सवाल था। और आप लोग जो है 4 बार 5 बार जो है वीडियो को रिवीजन 2 के स्पीड से देख सकते हो। ऑल इंडियन किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ठीक है, ये ऑल इंडियन किसान सभा की बात कर रहा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के थे। अब कांग्रेस जो है 1936 में लखनऊ अधिवेशन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, और जिसके पहले ही अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। और इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जो है जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग किया गया था। ठीक है, तो ऑल इंडिया एसोसिएशन 1936 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। किसने? सहजानंद सरस्वती ने। देख रहे हो, पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित? पटना वुमेन्स कॉलेज कब बना था भाई? तो 1940 में, याद रखना। ठीक है, इस कॉलेज के संचालन 1870 में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय यानी कि सिस्टर ऑफ द एस्पोटोलिक कॉर्मल द्वारा, यानी कि एक संस्था था, निकाय था, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। और बिहार का जो है पहला महिला कॉलेज था, और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत भी था। गौरतलब है कि 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक संगठक कॉलेज बन गया था। ठीक है, अब 3 सवाल और बढ़ जाते हैं। ठीक है, 100 पुर जाएंगे, उसके बाद जो है वीडियो हम लोग 40 मिनट का बंद कर देंगे। 98 अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से रिपीट सवाल, 20 सवाल तो रिपीट हो गए ना भाई, 20 सवाल आप ऐसे ही कर लोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा था? तो फूड एग्रीकल्चर। अब कौन किन के पास था, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए वीडियो तो माफ़ करना। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में
खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने और किसानों की समस्याओं को दूर करने दृढ़ पक्षधर के रूप में उन्होंने अधिक अन्न उपजाओं का नारा दिया था। और उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। चलिए अब हम लास्ट सवाल पे चलते हैं भाई, 100वां सवाल चलता हूँ, ठीक है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक मौन यार, होगा ही मौन यार, बंगाल विभाजन हो गया था ना। अच्छा 99 नहीं पढ़े हैं, 99 पे ऑल आउट नहीं होना है, ठीक है। चलो, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 1927 में जो था ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। यह एक गैर सरकारी संगठन है भाई, ठीक है। अभी 101वां सवाल पहुंच जाए क्या? कर लूँ क्या? कर लूँ, कर लेते हैं ना। क्या करोगे घर जाकर? क्या करोगे? अभी पढ़ाई कर लो, नौकरी लेना है, फिर शादी ब्याह करना है। चलो आ जाओ। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया था? क्या वह स्वदेशी आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था? बताओ। तो नन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? और ये अंतर क्या है भाई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो ही था बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था भाई। देख रहे हो, स्वदेश यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही हो गया था। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आम जनता से चंदे से 6 फरवरी 1921 को किया था। ठीक है, चंदा से। 1 सेकेंड रुक जाओ, लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ। और ये जो है गांधी बाबा ने चंदे इकट्ठे करके जो है ये स्थापना की। और 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो कि 2 फरवरी 1922 तक चला था। और ये बंद क्यों हुआ था? चौरा चौरी कांड के कारण, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो गया था। चलिए, 1917 में चंपारण आने का नियंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? फिर से रिपीट सवाल, राजकुमार शुक्ला जी ने। चंपारण आने का जो देख रहे हो PRT 1 में जो भी सवाल किया गया है 20-25 सवाल तो ऐसे ही रिपीट हो गए हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित हैं? तो राम मनोहर लोहिया। अब देखिए पुस्तक और उनके लेखक भी देख लेते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, प्रिजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्त। अब कह रहा है 104 निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? आंसर बताओ भाई, बहुत बड़ा है यार। ये PDF में मैं दे दूं या आंसर बता दूं? आंसर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण से दिए गए प्रश्न अधिक विकल्प सत्य होंगे, क्योंकि जो होता है मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन प्रावधानों में जब मुसलमानों को आत्मनिर्धारण सिद्धांत में पृथक पाकिस्तान का जो मांग स्वीकार नहीं किया गया, तब लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रसारित कर दिया, और जिसे बेबल योजना भी कहा जाने लगा। अब फिर क्या था? मुस्लिम लीग ने बेबल योजना 1975 को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की जो मांग है यह कमजोर कर रही थी। फिर 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। अस्वीकार है तो मुस्लिम लीग को कैसे भाता तथा उसे खुद को अलग कर लिया, और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। मुस्लिम अली जिन्ना बहुत ही खचड़े व्यक्ति थे यार, वो राजा बनना चाहते थे और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? देख रहे हैं, मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है बताओ? मूल अधिकार हमारा है, तो भारत के मूल अधिकारों का जो अधिक विकल्प सत्य होंगे, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 1432 तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
ठीक है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सूचना प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। चलो रहने देते हैं, यहीं पे पॉलिटी वाले सवाल बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, 45 मिनट 40 मिनट। ठीक है, ये सब पीडीएफ में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल मस्त है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चुप रहने की स्वतंत्रता, देख रहे हो? चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार के अधिकार हैं? तो द फंडामेंटल राइट, देख रहे हो? चुप रहना भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है आज जो है ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो है अगला शिफ्ट होगा। अब और आप लोग प्ले लिस्ट चेक करते रहिए, सारा शिफ्ट जो है इसी तरह से आपको मिल जाएंगे। और मैथ रीजनिंग का तो आप लोग भूलने मत, वहाँ पे सोल्यूशन आपको भी मिलते रहेगा। ठीक है, तो अपडेटेड होते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ जो है अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।